Hello everyone, welcome back to OTOS Academy YouTube channel. So here we are in our roundup series जिसमें हम अभी कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी स्पेसिफिकली फॉर HCS प्रीलिम्स जो है हमारा 21 मई को। देन इसमें हम बेसिकली रिवाइज करेंगे क्योंकि जब भी बात आती है प्रीलिम्स की इट्स ऑल अबाउट कि हाँ जी आपको कितने फैक्ट्स याद है, कितने आपको फिगर्स याद है। इन पर्टिकुलर सीरीज में हम रिवाइज करेंगे पॉलिटी को लेके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बिकॉज अभी तक जो कंसेप्ट थे, एप्लीकेशन थी, वो सब आप लोगों को क्लियर होंगी। बट नाउ हम देखेंगे सारे के सारे जो आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स जो हम बेसिकली कंफ्यूज करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। आप इसको फॉलो कीजिए एंड इवनिंग में आपको आते हैं क्वेश्चंस इसके, उसको ज़रूर आप एक बार देखिए। रीज़न बिंग बिकॉज जब आप क्वेश्चंस करते हैं उसी के बाद आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा टॉपिक कितना क्लियर है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज जो हम कर रहे हैं अभी राउंडअप में, इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो हम डेली सेशंस कंडक्ट करेंगे, चाहे वो हमारा ये जो भी फैक्ट फिगर है उसकी पीडीएफ और जो इवनिंग में क्वेश्चंस का पीडीएफ आएगा, आपको OTOS अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें होगा HCS प्रीलिम टेस्ट सीरीज का फोल्डर, उसके अंदर आपको मिलेगा फ्री रिसोर्स मटेरियल। उस फोल्डर के अंदर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी जो हम इसमें कवर करते जाएंगे, जितने भी हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। ओके, अभी तक हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। नाउ इट इज़ द डे 7 एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द जुडिशरी। एंड जब बात आती है जुडिशरी की, हमें भी पता है कि वी फॉलो हमें क्या क्या पढ़ते हैं हम जुडिशरी में। इट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग जो इनकी पावर्स है, जुरिस्डिक्शन की पावर्स है, इनके जो आर्टिकल्स हैं, कैसे इनका कंपोजिशन है, कैसे इनका रिमूवल है, तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। बाकी चीज़ें जो कंसेप्ट से इसके रिलेटेड कि हाँ जी कौन सा केस आया था, ये आई थिंक अभी तक आप लोगों को क्लियर होगा। बट देन ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द ब्रीफ। पहली बात जो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये है हमारा सबसे ज़्यादा जुडिशरी का टॉप मोस्ट लेवल पे अगर किसी को बात करेंगे तो इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया में कैसे फॉलो होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये हमारा चलता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग विच वी विल कवर टुडे इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर इंडिया। जब बात आती है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी किसी ऑफिस के ऊपर हम बात करते हैं तो एक आर्टिकल ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। और जब बात आएगी सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज आवर आर्टिकल नंबर 124, दैट देयर मस्ट बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ इतना बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। सिर्फ दो चीजें इसमें बोली गई थी, बाकी जजेस को लेके इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। देन कंपोजिशन क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज 34 जजेस। बात किसके, आज के बारे में, करंटली की बात करेंगे तो 34 जजेस है, इंक्लूडिंग द CJ, मतलब 33 + 1। ओके, दे कैन बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू रेगुलेशन। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बिकॉज ये चेंज हो जाएगा जब बात आएगी हाई कोर्ट के बारे में। तो अगर हमें कितने कंपोजिशन में चेंज करना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, तो पावर किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 जजेस केस। इंपॉर्टेंट है 3rd जजेस केस, बिकॉज इसी के बाद चीज़ें चेंज हुई थी। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, कभी कभी ईयर मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो फर्स्ट जजेस केस कब आया था, 1982 में। सेकंड जजेस केस आया था 1993 में। तो फर्स्ट जजेस केस ने क्या बोला था कि सिर्फ व्यूज, बात थी सिर्फ CJI के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कितनी पावर होगी अपॉइंटमेंट को लेके। सारा का सारा जो पॉइंट था इन जजेस केस को आने के लिए वो यही था। तो फर्स्ट जजेस केस ने बोला कि वो बाइंडिंग नहीं होगा जो CJI एडवाइस करेगा। सेकंड ने बोला कि वो बाइंडिंग होगा, बट बात थी थर्ड केस में। थर्ड में बोला कि बाइंडिंग तो होगी लेकिन CJI को किसको कंसल्ट करना होगा, 4 सीनियर मोस्ट जजेस को। ठीक है, देन कलेजियम सिस्टम आता है आज के टाइम पे जो हमारे पास फॉलो होता है, दैट इज दिस सिस्टम। तो कौन कौन होता है इस फोरम में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इस फोरम में। ये तो हमें पहले ही पता था, बिकॉज इन्हीं की एडवाइस को लेके सारी प्रॉब्लम थी कि हाँ जी ये कब तक, इनकी एडवाइस का कितना वैल्यू रहेगा। सेकंड, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देयर इज नो मेंशन ऑफ द कोलिजियम आइदर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन द सक्सेसिव अमेंडमेंट्स। ये ध्यान रखिएगा, आज के टाइम पे हम कलेजियम सिस्टम को फॉलो जरूर करते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कलेजियम सिस्टम इज नाउ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सक्सेसिव अमेंडमेंट्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी कलेजियम सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट मेंशन नहीं है। रीजन बिंग, अभी भी आपको पता है एनजेक की बात चल रही थी, ठीक है, वो भी हमने नहीं एक्सेप्ट किया है। सो बेसिकली अभी भी कलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंटमेंट हो रही है जजेस को लेके। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आए किससे थे, ये 3rd जजेस केस से ये बात आई थी। अब अपॉइंटमेंट के बाद, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। रिमूवल कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, एक प्रोसीजर है। ठीक है,
The Chief Justice is appointed by the President after consultation with the such judges of the Supreme Court and High Court as deemed necessary. मतलब हम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको तो हम अपॉइंट करें, कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। कंसल्ट कर सकते हैं बाकी जो जजेस हैं हाई कोर्ट को, उनको लेके, और अगर कोई हाई कोर्ट का जज नेसेसरी है तो उनसे भी बात कर सकते हैं। और जो बाकी के जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किससे कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को। बोलने का मतलब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, प्लस वो एडवाइस ले सकते हैं जो बाकी के जजेस होंगे, ठीक है। लेकिन जब बाकी जजेस को अपॉइंट करना होगा तो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और किसके साथ? हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस के साथ एडवाइस करके, बातचीत करके, ठीक है। द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस। बोलने का मतलब जब हमें चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो उन केस में हमें ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। नाउ ये हमने अपॉइंटमेंट के बारे में देख लिया कि कैसे आप अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। नाउ द थिंग इज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जजेस को लेके, तो वो मेंशन है, वो भी आर्टिकल नंबर 124 में। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हर ऑफिस की ज़रूरत है। ही शुड हैव बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। बोलने का मतलब या तो वो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या वो लॉयर मतलब एडवोकेट हो हाई कोर्ट में फॉर 10 years। नेक्स्ट पॉइंट इज ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। या थर्ड पॉइंट है, या तो वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। सो 3 हमारे पास क्वालिफिकेशंस है, इनमें से कोई भी, ये तो मस्ट है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इज द मस्ट। सो दिस इज मस्ट कि उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना है। सेकंड लेस वो 5 साल हाई कोर्ट के जज भी होने चाहिए, या फिर अगर वो जज नहीं रहे तो 10 साल के लिए वो एडवोकेट होने चाहिए हमारे हाई कोर्ट के जज के। और जो थर्ड कंडीशन है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब बात आती है टेन्योर की, तो टेन्योर है 65 एज है किसके केस में? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में चेंज है, इट विल बी 62। सो इस चीज को ध्यान रखने का। एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दिस एज विल बी डिटर्मिन्ड बाय सच अथॉरिटी एज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, अगर इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ केस होता है कि एज में चेंज या कुछ भी, तो कौन देखेगा? हमारा पार्लियामेंट के पास इसकी भी पावर है। नाउ इट इज अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेस। तो रिमूवल ऑफ जजेस के ऊपर देखिए, A motion support removal must be supported by 100 लोकसभा एंड 50 राज्यसभा मेंबर्स। पहली बात तो अगर हमें किसी को रिमूव करना है तो वो किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस मोशन को सपोर्ट। अगर लोकसभा में स्टार्ट होगा तो 100 लोगों ने उसको साइन करना चाहिए कि हाँ जी हमें रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट करना है। और अगर राज्यसभा के केस में स्टार्ट करना है तो हमें 50 लोगों का अप्रूवल चाहिए कि हाँ जी हम इस मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन होता है कि वो उस पर्टिकुलर मोशन को एडमिट करे या ना करे। नेक्स्ट, इफ एडमिटेड एन इंक्वायरी कमेटी। अब आपको ध्यान रखना है कि इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ही आपको रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करना है तो वो उस कमेटी के पार्ट नहीं होंगे। तो कौन होगा? कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट चेक इफ जज इज गिल्टी। मतलब मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गिल्टी नहीं है, कोई और किसी और के लिए आपको रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, प्लस कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकता है। इन सबको अपॉइंट करने के बाद अगर ये लोग बोल देंगे कि हाँ जी हमारा जो जज है ही इज गिल्टी, then parliament can pass a motion by a special majority in both houses। ये आपको ध्यान रखना है। This is the proper procedure and address supported by this motion must be presented to the president। So अगर हम इसको एक बार फिर रिवाइज करें तो हमने क्या देखा, मान लीजिए अगर लोकसभा में अगर आपको रिमूवल स्टार्ट करना है तो कितने लोगों को साइन होना चाहिए? 100 लोकसभा मेंबर्स का। उसके बाद जो स्पीकर है लोकसभा में, जो हेड कौन होगा? स्पीकर होंगे। स्पीकर उसको एडमिट कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, अगर उसने हाँ बोल दिया उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से ये पर्टिकुलर मोशन पास हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनल असेंट कौन देगा? रिमूवल की पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। सो दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट जज। नाउ एक टर्म आप हमेशा पढ़ते हैं, दैट इज द एडहॉक जज। व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम। कोरम का मतलब क्या है कि जो मिनिमम नंबर चाहिए हमें किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, अगर वो नहीं है, सो मिनिमम कितना है वो डिसाइड होगा वहां पे। बट द थिंग इज इफ लैक ऑफ द कोरम द CJI कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच। मतलब अगर मान लीजिए किसी केस को सुनने के लिए हमें 6 लोग चाहिए, ठीक है, वहां पे 5 ही लोग हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है वो हाई कोर्ट के किसी जज को
वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर जज को क्या बोलेंगे? एडहॉक जज, बिकॉज फॉर द टाइम बिंग नाउ ही इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और such a step can be taken only with the prior permission of the president, consultation with the CJA of the concerned high court। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई पावर फैसला लेना था, उनको हरियाणा का कोई जज चाहिए, तो उनको प्रेसिडेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ जी हम इन पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेंच में डालना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, प्लस उनको किसकी परमिशन चाहिए? उस पर्टिकुलर हाई मतलब हरियाणा के हाई कोर्ट, हरियाणा के चीफ जस्टिस की परमिशन चाहिए उनको एडहॉक जज अपॉइंट करने के लिए। और जितने टाइम के लिए वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो उनको जितनी सैलरी अलाउंसेज है वो कितनी मिलेंगी? जितनी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती हैं। ठीक है, नाउ जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स की बात करते हैं। तो वेन कम्स टू द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल ध्यान रखिएगा 131 डील्स विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? ये दो चीजें, जब भी कोई फेडरल डिस्प्यूट आएगा, मतलब कोई स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आएगा, तो उसकी पावर सारी की सारी किसके पास है केस सुनने की? दैट इज विद आवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच का झगड़ा, दो स्टेट्स के बीच का झगड़ा, दो और तीन स्टेट्स के बीच का झगड़ा, ये सारी की सारी पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को सुन सकता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज एक्सक्लूसिव विच मीन सच डिस्प्यूट्स कैन कम ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट। और वो क्या है? यूनियन एंड स्टेट का झगड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, इन सब झगड़ों को सिर्फ कौन सुनेगा? दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट। कहां मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 131 में। रिट जुरिस्डिक्शन अभी तक हमें पता है, जब बात आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की, सो फंडामेंटल राइट्स में हमने किया था आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू कर सकता है। नेक्स्ट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन, बात हुई आर्टिकल नंबर 132 में। ये क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील। When the lower or high court gives judgments, the person can appeal to the Supreme Court against the judgment of the lower court। बोलने का मतलब आपको भी पता है कि यहाँ पे सबसे जो सुप्रीम है, सबसे टॉप लेवल पे जो है, दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसी बात होगी तो उसमें कौन सुनेगा? कहाँ पे आप अपील कर सकते हैं? फाइनल अपील जो है हमारी, दैट इज विद आवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो ये है आर्टिकल नंबर 132 में मेंशन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये हमने प्रेसिडेंट के केस में भी कवर किया था, दैट इज द आर्टिकल नंबर 143 के ऊपर जब हमने बात की थी। द प्रेसिडेंट मे रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द ओपिनियन। द प्रेसिडेंट में कंसिडर दैट द मैटर इन्वॉल्व, मान लो कोई भी पब्लिक उसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा आ गया है पब्लिक उसमें कि अब आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी, तो प्रेसिडेंट जो है वो पर्टिकुलर एक एडवाइस लेने के लिए वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है, ओनली फॉर द एडवाइस। आर्टिकल याद रखिएगा 143। देन आर्टिकल नंबर 129 जो बात करता है, दैट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कि जो भी जजमेंट्स होंगी, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उनको सारी की सारी को आपको रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, यस, दिस इज द थिंग। या एक बार पढ़ लेना जब आप PDF डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट इज इट हैज द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट आइदर विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट। मान लीजिए आपने कभी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, तो आपको कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने आप आपको सजा दे सकता है। सजा क्या है? या तो फाइन या तो 6 महीने की सजा। कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट ऑफ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, किस किस में? सिविल और क्रिमिनल। सिविल में क्या है? विलफुल, अपनी मर्जी से आपने डिसोबे किया किसको? सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को, या आप किसी कुछ आपको वहां से बोला गया था कुछ करने के लिए, एंड अगर आपने अपनी मर्जी से, मान लो आपको कोई फाइन भरने को बोला तो और आपने नहीं भरा, तो दैट विल बी सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट दैट विल बी अ रिटन और स्पोकन वर्ड, जो आपको नारेबाजी करते हैं, बाहर जाके आप बात करेंगे, जो कोर्ट की एक जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसको खराब करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर सिविल क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इन सब केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट को अपने आप ही आपको पनिशमेंट दे सकता है। नाउ नेक्स्ट इज आर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट की इतनी चीज़ें आपको अच्छे से देने, बाकी जो डिटेल्स है आई थिंक वो क्लियर है। दैट इज ऑल, ये इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको आपके एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट इज आर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट पहली बार कब ओरिजिनेट हुआ था? दैट इज इन 1862। ओल्डेस्ट कौन सा है? दैट इज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, सबसे पहले ये सेट हुए थे। फोर्थ हाई कोर्ट जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन इलाहाबाद। ये प्री इंडिपेंडेंस है, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सेट होता है दैट वाज इन इलाहाबाद। कब? 1966 में। लेटेस्ट कौन सा है हमारा? आंध्र प्रदेश में, जो अमरावती में सेटल हुआ है। ठीक है, नाउ 214 से लेकर 231 पार्ट 6 बात करता है हमारे हाई कोर्ट के बारे में, बिकॉज हम पार्ट 6 में क्या पढ़ते हैं? सारा का सारा स्टेट के रिलेटेड। आर्टिकल 214 बोलता है कि देयर शुड बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, तो ये मेंशन्ड है।
आर्टिकल नंबर 214 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट बात करता है 216 में। द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट अनलाइक सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। यही मैंने आपको वहां पे बोला था कि जब बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आएगी तो कौन डिसाइड कर लेगा, पार्लियामेंट। लेकिन जब हाई कोर्ट की बारी आएगी तो कौन डिसाइड करता है, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ जजेस इसमें कितने होंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 217। ये बात करेगा द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा मत सोचना कि हाँ जी हाई कोर्ट है तो हमारे गवर्नर अपॉइंट करेंगे, इनको भी कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस हाई कोर्ट इट वॉज opined that CJI should consult collegium of 2 senior most judges of the Supreme Court before recommending name to the President of India in the similar third case। ठीक है, ये भी थर्ड जज, जो कलेजियम सिस्टम की जो बात आई थी थर्ड जजेस केस में आई थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपॉइंट करना है तो सीजेआई को 4 जजेस को कंसल्ट करना है। हाई कोर्ट के केसेस में इट इज सीजेआई प्लस 2 जजेस, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया वो होने चाहिए, दिस इज नोन। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। कोई भी जुडिशियल ऑफिस हो सकता है, वो 10 साल के लिए उसको हेड कर रहे हो। और एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या फिर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के 10 ईयर्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ना सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन है कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मैक्सिमम जरूर लिखी गई है कि उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक क्वालिफिकेशन और पढ़ी थी कि ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट ऑन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन हाई कोर्ट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज टेन्योर कितना होता है, एज 62, सुप्रीम कोर्ट में कितनी थी 65, ये ध्यान रखिएगा। एनी डिस्प्यूट ओवर द एज ऑफ जजेस रिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट में कौन था, पार्लियामेंट। इनको आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तभी आपके कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। अ जज डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि वो कैसे भी अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे वही रिमूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी रिमूव किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका भी प्रॉपर रिमूवल का एक प्रोसेस है। रेजिग्नेशन को किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा, बिकॉज अपॉइंटमेंट वही करते हैं। एंड रिमूवल क्या है, जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और क्या ग्राउंड है हमारे रिमूवल का, दैट इज द मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ग्राउंड्स को ध्यान रखिएगा बिकॉज कभी कभी ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर देंगे। प्रोसीजर क्या है, सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाता है। सो द प्रोसीजर विल बी सेम। ओथ एंड एफर्मेशंस किस में बात हुई है, आर्टिकल नंबर 219 ओथ की बात करता है। बिफोर द गवर्नर, ओथ कौन दिलाएगा, हमारे गवर्नर। किसको, हाई कोर्ट के केस में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अ जज बात किया आर्टिकल नंबर 222 में, बिकॉज आपको भी पता है कि जब भी जजेस का या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का या जजेस का ऐसे ट्रांसफर होता है तो वो कहाँ पे लिखा जाता है, दैट इज वो न्यूज़ में भी काफ़ी चलता है। सो ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, बेशक वो हाई कोर्ट के जज है लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी इन दो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहाँ पे पार्लियामेंट है कहाँ पे प्रेसिडेंट है, इन सबको प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बिकॉज नहीं तो एक छोटी सी आपको कन्फ्यूजन ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज सैलरीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरीज जो हैं हमारे हाई कोर्ट की जजेस की वो कहाँ से होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बट जो उनकी पेंशन है वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इस पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी जाती है वो जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन जैसे वो रिटायर हो जाएंगे तो जो उनकी पेंशन जाएगी दैट विल गो फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक और टर्म एडिशनल जज, आर्टिकल 224 में ये लिखा गया था। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज्यादा वो एडिशनल जज किसी को नहीं डाल दें। और एडिशनल जज कब लिखना है, कब किसी को आप एडिशनल जज डाल सकते हैं, देयर इज अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस। मान लो जो काम ज्यादा हो गया, नाउ यू नीड मोर जजेस, तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी और को जो ड्यूली क्वालिफाइड है वहां के जज बनने के लिए उनको अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर एरियाज ऑफ कोई पुराना काम पेंडिंग है, ठीक है, उस चीज को अगर आपको खत्म करना है तो आप कहीं और से जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर हाई कोर्ट में। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कहाँ बात की है, 225 आर्टिकल में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ये कम है एज कम टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जो अपनी जुरिस्डिक्शन देखेगा वो अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी में देगा। मतलब अगर पंजाब का
पंजाब का हाई कोर्ट है तो वो सिर्फ पंजाब तक देखेगा, HR का हरियाणा का है तो वो हरियाणा तक देखेगा, ठीक है। लेकिन व्हेन सुप्रीम कोर्ट है तो वो पूरी की पूरी टेरिटरी को जुरिस्डिक्शन के अंदर लेता है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंटेल्स पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंसेस, एप्लीकेंट कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट। नेक्स्ट, इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट मैरिज। अब देखिए इन्होंने बोला ये जो सारे के सारे प्रोविजंस हैं, इस केस में जो आप डायरेक्टली हैं आप हाई कोर्ट के पास फर्स्ट सिटिंग के लिए जा सकते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मैरिजेस, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट 226, ठीक है, मैटर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड टास्क। तो ये है, बाकी और भी एग्जांपल्स है कहाँ कहाँ आप हाई कोर्ट के लिए डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ी थी इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिस्डिक्शन आप सबको भी पता है 226 है, और ये सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है दैट इज फॉर फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल मैटर्स ऑल्सो। ध्यान रखिएगा। सुपरिटेंडेंस क्या है, एक्सेप्ट फॉर दोज डीलिंग विद द आर्म्ड फोर्सेस, एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर टू सुपरवाइज ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। मतलब सिर्फ आर्मी के जो कोर्ट्स हैं उनको छोड़ के वो सबके सब कोर्ट्स को सुपरवाइज कर सकता है जो उसके अंडर आता है, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, ट्रिब्यूनल्स हो, इन सब अपनी टेरिटरी के अंदर। मान लीजिए हम हरियाणा की बात करते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, ट्रिब्यूनल्स होंगे, तो वो अपनी टेरिटरी के अंदर सबको हेड कर सकता है, एक्सेप्ट किसको, आर्मी को छोड़ के, ठीक है। The High Court monitors and administers the operations of court that are subject to it, as well as establishing rules and regulation for the conduct of their activity. सारे rules and regulations बना सकता है जितना उसके टेरिटरी के अंडर सारे कोर्ट्स आएंगे। आर्टिकल 231 हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके कंबाइंड हाई कोर्ट्स हैं, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हमें जो लिखा गया दैट इज आर्टिकल 231 जो एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है कॉमन हाई कोर्ट के लिए फॉर 2 और मोर स्टेट्स को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ना, ये कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट किसका है, गुवाहाटी हाई कोर्ट किसका है, पंजाब एंड हरियाणा, कलकत्ता, तमिलनाडु, केरला, बिकॉज ये हैं कंबाइंड कोर्ट्स, ठीक है। तो इसको एक बार रीडिंग दीजिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉम्बे हाई कोर्ट किस किसका है, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये अब कंबाइंड हो चुके हैं। गुवाहाटी इज विद असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। पंजाब हरियाणा कोर्ट, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। कलकत्ता हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। तमिलनाडु हाई कोर्ट, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। केरला इज केरला विद लक्षद्वीप। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड दैट्स ऑल विद आर जुडिशरी का टॉपिक। आई थिंक हमने जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो हमारे आर्टिकल्स थे, जो हमें याद रखने थे, वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात आती है तो इट इज ऑल अबाउट द रिमूवल, अपॉइंटमेंट, यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स ऑल। सो आप इस पर्टिकुलर PDF को डाउनलोड कीजिए और वॉइस अकेडमी ऐप से इसको रिवाइज कीजिए, बिकॉज अब इन सब चीज़ों को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ये फ्रेश रहेंगे। इवनिंग में यू विल बी हैविंग योर क्वेश्चन आंसर सेशन, एक बार उसको देखिए, ठीक है, एंड देन वी विल सी कि आपको कितना रिवाइज हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, जस्ट रिवाइज इट। कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको PDF को डाउनलोड करके बाद देखिए, कहीं से रेफर कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।